नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान धाराशायी हो गया है। आकाशीय बिजली की चपेट में एक मकान आया और मकान धाराशायी हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो परिवार इस घर में था उन्होंने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है, लेकिन घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। ये वही घर है सहारनपुर का जो आकाशीय बिजली की चपेट में आया। इसी घर में आकाशीय बिजली गिरा है। ये घर देखकर लग रहा है कि काफी पुराना रहा है और आकाशीय बिजली गिरने के बाद घर पूरी तरीके से धाराशायी हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि इससे पहले कि घर गिरता, सभी जो घर के लोग थे वो घरों से बाहर आ गए। फिलहाल इस घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना तीतरों इलाके के कोलाखेड़ी गांव की यह घटना है, जहां पर इस घर में आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने के बाद यह मकान धाराशायी हो गया। परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। राहत की बात यह है कि यहां पर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उस हादसे की जगह के दिखा रहे, घटनास्थल के दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल पुलिस पहुंची है। घर का सामान जरूर इस घटना में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सहारनपुर के थाना तीतरों के कोलाखेड़ी गांव में यह घटना हुई। विनीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। विनीत, परिवार के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अब इस परिवार को प्रशासनिक मदद की जरूरत में हो रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है ये थाना तीतरो इलाके का है, जहां पर क्योंकि लगातार बारिश कल से आ रही थी और उसी के चलते देर रात यहाँ पर जो आकाशीय बिजली थी वो यहाँ पर इनके जो मकान था, कच्चा मकान था, उस पर गिरी और उसके बाद जो मकान था पूरा क्षतिग्रस्त वहाँ पर हो गया है। हालांकि जो परिवार के लोग थे उन्होंने वहाँ से भागकर जान बचा ली है। और उसके बाद जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंची है और वहाँ पर एसडीएम वहाँ पर पहुंचे हैं और जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको हर संभव मदद करना उन्होंने आश्वासन दिया है। जी चलिए, और फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से कोई फौरी तौर पर मदद की गई है? देखिए अभी जो पीड़ित परिवार है उनके लिए फिलहाल जो प्रशासन है उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर गांव में करा रहा है। और उसके अलावा क्योंकि जो उनके घर में जो सामान था, तमाम सामान वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा जो घर का जो, चाहे वो कपड़े हों या उनके रहने के, चाहे वो बिस्तर हो या कुछ भी, किसी तरह की जो घर में सामान था वो पूरा उनका बिल्कुल बेकार हो गया है। तो उसी के चलते फिलहाल प्रशासन ने उनको वहाँ पर सरकारी स्कूल है वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर करा दी है, क्योंकि अभी सरकारी स्कूल वहाँ पर बंद है। तो अब बाकी इसके अलावा प्रशासन वहाँ पर मौका मुआयना करके जो भी हर संभव मदद की वहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और शामली में भी एक हादसा हुआ है। बारिश के कारण एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ है। और यह तस्वीर है, ये वो तस्वीर है शामली की। लगातार बारिश होने के कारण ये देखिए किस तरीके से घर भरभरा कर गिर गया। राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा का ये मामला है। शामली में मकान गिरने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लगातार बारिश के कारण जो पुराने मकान हैं या जो कमजोर मकान हैं वो अब गिर रहे हैं। हालांकि इस घटना में भी राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अमित मोहन जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, ये जो मकान गिरा है क्या ये कमजोर था? जी, ये तालाब किनारे, आपको बता दूं, ये जी बहुत तालाब किनारे इसकी जर्जर हालत थी। तालाब किनारे बना हुआ मकान था जो अचानक ही भरभरा के गिर गया। वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। और भी मकानों की इस तरह की हालत बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा दयनीय है उनकी हालत। जी, तो क्या अगर हम बात करें अमित, तो इस तरीके के मकान जो कमजोर हैं या जो कच्चे मकान हैं, प्रशासन की तरफ से क्या ऐसे लोगों को कोई गाइडलाइन जारी की जा रही है? ऐसे लोगों को वहां से हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अमूमन ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं। जी, प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ था उनको। बार बार जाकर के पुलिस
प्रशासन ये कह रहा था कि इसके दूर रहें, इसमें ना रहें। ये काफी जो ग्रामीण हैं इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अब रहें तो हम कहाँ रहें, जबकि मकान इस हालत में है। उसको बात को देखते हुए प्रशासन वैसे अलर्ट मूड पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली में बुधवार यानी कि आज से उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 2 दिन होगी, आज और कल, जिसमें ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ ये बैठक होनी है। 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र को लेकर यह बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन के मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पूरी तरीके से बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में आ चुकी है। कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि इस बैठक के जरिए अपनी तैयारियों को और ज्यादा मुकम्मल किया जाए। ये वो लोग हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बैठक हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद होंगे। राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, सुनील बंसल संगठन मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। ये वो 4 बड़े चेहरे हैं जिस बैठक में शामिल होंगे। तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को और अलग अलग क्षेत्रों के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। मिशन 2022 के लिए दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी मंथन करने जा रही है। बीजेपी सांसदों के साथ 2 दिनों तक यह बैठक चलेगी और इन 2 दिनों में पार्टी रणनीति बनाएगी कि कैसे उत्तर प्रदेश को दोबारा से फतह किया जाए। आज ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी। गुरुवार को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद बैठक में हिस्सा लेंगे। मूल बात वही है कि कैसे 2022 में एक बार फिर से सरकार रिपीट हो। अगले साल बीजेपी मौजूदा विधायकों के बदले नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तकरीबन 50 से 60% युवाओं को मौका दे सकती है और इसमें से कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनके टिकट को काटा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सांसदों के साथ बैठक हो और आज और कल सांसदों के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। और आपको सीधे ले चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी। हम लोगों ने वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज में भी कार्यक्रम किए। पिछले 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। तब हम लोगों ने 40 आंगनबाड़ियों के लिए यह कार्यक्रम किया था, करने जा रहे थे। पर आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब इस मुहिम में AKTU और CSJMU दोनों जुड़े हैं और आज हम लोग 75 आंगनवाड़ियों को जो है यह जो है देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं का मतलब ये नहीं कि हम कोई दाता है, हम सब कॉलेज वालों ने मिलकर अपने सामाजिक दायित्वों को समझा है और हम लोग जो है इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम ने हम लोगों को विश्वविद्यालयों में बहुत सारे चेंजेस किए और आज के जो हमारे संस्थान हैं, एक्सेस इंस्टीट्यूट, कानपुर PSIT, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो जो लोगों ने डोनेट किया एक बार खड़े हो जाएं और आप उनके लिए करतल ध्वनि से जो है ध्वनि करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया है वो खड़े हों। और हमारे प्राणवीर सिंह जी जो यहाँ का बड़ा संस्थान चलाते हैं, उन्होंने 11 आंगनवाड़ियाँ गोद ली है और उन्होंने मुझसे कल भी कहा अगर कि भविष्य में जितनी भी आवश्यकता होगी हम लोग ऐसा कार्यक्रम करेंगे। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। इसी प्रकार से हम लोगों ने आंगनवाड़ी में मैडम के उससे एक दिन आइडिया आई थी और हम लोगों ने सभी जो बच्चे हैं एक। चलिए बढ़ते आगे, प्रयागराज से अगली खबर है जहां पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला बोला है। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ब्राह्मण वोटों को हथियाने के लिए
बसपा जुटी हुई है और ये सभी हथकंडे सिर्फ ब्राह्मण वोटों को अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है। जनता के सुख दुख के वक्त में समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दल गायब रहते हैं और चुनाव जैसे ही आता है वैसे ही सपा और बसपा के लोगों को, आम लोगों को, ब्राह्मणों की चिंता होने लगती है। लेकिन जब आम आदमी दिक्कत में होता है, आम आदमी परेशानी में हो रहता है, तो सपा और बसपा जैसे दल के लोग गायब हो जाते हैं। सपा बसपा के दिखावे को जनता बखूबी समझती है। चुनाव के लिए सम्मेलन वालों के साथ जनता नहीं जाएगी। पर रोक है, न किसी को जाने पर रोक है, लेकिन वो कोई सम्मेलन कोई पार्टी वाले कर रहे हैं, तो जब आदमी सुख और दुख दोनों समय किसी प्रकार से जनता के बीच में रहता है, तब तो उनकी पूछताछ होती है। चुनाव के समय आएंगे तब भी लोग मिलना चाहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव के समय वोट की फसल काटने के लिए केवल आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी लोकसभा चुनाव में नकार चुकी है, और 2022 और 24 में फिर भाजपा का कमल बहुत जोरदार। आगरा के कमला नगर स्थित मन्नपुरम गोल्ड लोन कंपनी में 8.5 करोड़ की डकैती में शामिल 3 और बदमाशों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। आईजी नवीन अरोड़ा ने बताया कि इनके पास से 960 ग्राम सोना, 2,90,000 कैश और तमंचा बरामद किया गया है। 2 फरार आरोपी नरेंद्र लाला और रेणु पंडित की तलाश हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले 22 जुलाई को मुठभेड़ में डकैती गिरोह के बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष प्रजापति को ढेर किया गया था। इसके बाद 2 दिन के बाद तीसरे बदमाश प्रभात शर्मा को ने कमला नगर थाने पहुंचकर सरेंडर किया था। आपको बता दें कि 17 जुलाई को कमला नगर थाना स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की थी। बदमाशों ने मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर 17 किलो सोना और 6 लाख रुपए का कैश लूटा था। पुलिस ने आरोपी मनीष पांडे और निर्दोष को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके उनके पास से 7.3 किलो सोना, नकदी, हथियार और बैग बरामद किए थे। पिछला घटनाक्रम आपको मालूम ही है कि 2 मुलजिम इसमें मुठभेड़ में एनकाउंटर हुए थे, एक और मुठभेड़ में घायल हुआ था, एक मुलजिम खुद आके सरेंडर किया था। उसी कड़ी में आज जो इनके साथ घटना में शामिल था अंशुल सोलंकी, उसकी गिरफ्तारी हुई है गोल्ड कैश के साथ, मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ। इसके जो इससे पहले सारी रैकीज़ में शामिल था अंशु उर्फ ध्रुव यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अंशुल सोलंकी के जीजा जिसने इस पूरे माल को अपने घर में छुपाने में मदद की है उसकी, और पुलिस को न बताया है, ये 3 और अरेस्टिंग्स हुई हैं, जिसमें से एक डायरेक्टली घटना में। चलिए बढ़ते आगे। अमरोहा के धनोरा थाना इलाके के मोहल्ला कंचन बाजार में संदिग्ध हालात में मासूम की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे की मां ने अपने पति पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति 3 लाख रुपए में बेटे को बेचना चाहता था। इस बात के विरोध में उसने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। दूसरी ओर मृतक बच्चे के दादा ने पोते की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की तहरीर देते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। आज लगभग 4:30 बजे थाना धनौरा पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला कंचन बाजार में एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है, इसका नाम रेहान नौशाद है, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शख्स कब्जे में लेकर यह विधि भेज दिया गया। क्या कोई परिजनों की तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? अभी फिलहाल जो है पीएम कराया जा रहा है। पीएम के उपरांत नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल के मिलीभगत से वैध की आड़ में अवैध पार्किंग का खुला खेल चल रहा है। चाहे नोएडा के हाईटेक सेक्टर 62 की बात हो या सेक्टर 59, 60 और 61 की सभी जगह पर निर्धारित जगह से ज्यादा घेर कर अवैध तरीके से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। सेक्टर 62 सर्विस रोड पर पार्किंग माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोरथम बिल्डिंग के पास सर्विस रोड पर दोनों तरफ अवैध कार पार्किंग और बाइक पार्किंग लगाकर धड़ल्ले से पार्किंग शुल्क वसूली हो रही है। इसकी जानकारी नोएडा प्राधिकरण के जेई और प्राधिकरण पार्किंग ट्रैफिक और नोएडा ट्रैफिक पुलिस को है, लेकिन सब कुछ जानकर भी ये लोग अनजान बने हुए हैं। कल ये सेक्टर 62 की शिकायत मेरे संज्ञान में आई थी और मैंने अपनी इंजीनियर्स की टीम को वहीं मौके पे भेज के इसका निरीक्षण करा लिया है। जो हमारी येलो लाइन है वो साइकिल ट्रैक से अलग है, वहीं तक उनको पार्किंग करनी थी। साइकिल ट्रैक पे पार्किंग बिल्कुल गलत है
और इसके लिए जो नियमों का उसने उल्लंघन किया है, वर्दी भी नहीं पहन रखी थी ठेकेदार द्वारा, और पार्किंग एरिया जितना दिया गया था उससे अलग एरिया में पार्किंग जैसे साइकिल ट्रैक पे थी, इस पे करा रखी थी। इसके लिए संविदाकार पे कार्रवाई तुरंत की जा रही। उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर नोएडा, जिसमें लगातार नोएडा अथॉरिटी एक बड़ी अथॉरिटी प्राधिकरण मानी जाती है, कहे जाने वाली प्राधिकरण अथॉरिटी की नाक के नीचे लगातार पार्किंग माफियाओं का खेल लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक प्राधिकरण सेल और यहाँ की नोएडा ट्रैफिक पुलिस जो है इस साठगांठ में शामिल है। खासकर नोएडा के सेक्टर 62 की बात की जाए, सेक्टर 59 की बात की जाए या सेक्टर 33 या अन्य इलाकों की, लगातार जो है अवैध पार्किंग लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो शुल्क है वो अवैध तरीके से वसूला जा रहा है पार्किंग के नाम पर। जब न्यूज़ वन इंडिया अधिकारियों के पक्ष जानने की कोशिश करता है तो अधिकारियों का साफ यही रवैया रहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि माइलस्टोन सिक्योरिटी सर्विस के खिलाफ पहले भी 2 बार खानपूर्ति करते हुए जुर्माना लगाया गया। लगभग 60,000 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद अधिकारी एससी मिश्रा, वरिष्ठ जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उनका कहना था कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन धड़ल्ले से अभी भी अवैध पार्किंग का जोरों से खेल जारी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से लापरवाही माइलस्टोन सर्विस कर रही है, उसको ब्लैक लिस्ट कब किया जाएगा? ऐसी कंपनियों को टेंडर क्यों दिया जाता है? तो उसी को देखते हुए जब हमने पड़ताल की तो कहीं ना कहीं लगातार पार्किंग माफियाओं का साठगांठ से खेल जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, चाहे सीईओ हैं रितु महेश्वरी, कब एक्शन लेंगी। मुर्जिल ताहिर के साथ मिल्सन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा।